अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई कंफ्यूजन अब तक? कोई भी नहीं? ये देखा ही नहीं है बिल्कुल? ओके, जितना मैंने करवाया उतना क्लियर है आपको। क्या हम बात कर चुके हैं अब तक कि फाइनेंशियल एसेट्स दो कैटेगरीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स मुमकिन तौर पे तीन कैटेगरीज पे रखे जा सकते हैं: अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एफईटीओसीआई, एफईटीपीएल। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मुमकिन तौर पे दो कैटेगरीज पे रखे जा सकते हैं: एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई। डिविडेंड जब भी आएगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, चाहे इक्विटी बजाते खुद एफईटीपीएल पे हो या एफईटीओसीआई पे हो। डिविडेंड का मुकद्दर प्रॉफिट लॉस। ठीक हो गया? लास्ट क्लास में हम तो ये बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल एसेट जब भी खरीदा जाएगा उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाई जाएगी। सिर्फ एक एक्सक्लूजन है कि अगर वो फाइनेंशियल एसेट एफईटीपीएल पर रखा जाएगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। अमोर्टाइज करते वक्त या एफईटीओसीआई पर रखते वक्त इफेक्टिव इंटरेस्ट का होना लाजिम है। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या है? ये वो इंटरेस्ट है, ये वो रेट है जो ब्रॉट डाउन बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंचाता है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में फर्क की वजह क्या हो सकती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, प्रीमियम, डिस्काउंट्स, जिसकी वजह से बॉन्ड की जो वैल्यू या किसी भी फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है इनिशियली और जितने पे वो आखिर में रिडीम होगा उन दोनों में फर्क आ सकता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या करेगा? उस फर्क को खत्म करेगा। क्वेश्चन हमने एक आध किया था, मजीद क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जो वैसे मैं आपको बता चुका था, आज मैंने हैंड आउट में दिया है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा किसको जाएगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर। क्लियर है? फाइनेंशियल एसेट क्या चीज है? इज एनी एसेट दैट इज कैश। कैश फाइनेंशियल एसेट क्यों है? क्योंकि ये होल्डर के लिए एसेट है और स्टेट बैंक के लिए लायबिलिटी है। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी, शेयर्स या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कोई कंपनी इशू करे और हम खरीदें, हमारे लिए एसेट होगा, उसके लिए इक्विटी होगा। अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और another financial asset, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। A contractual right to receive cash or another financial asset। मैं आपको मिसाल दूं, प्री पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस का क्या सीन होता है? अगर हम अपने सप्लायर को एडवांस में पैसे दे दें जिसके गुड्स या सर्विसेज हमें वो बाद में देगा, हमने जब वो पैसे दिए हम उस पैसों को क्या शो करेंगे? एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस या प्री पेमेंट्स, ये हमारे लिए एसेट है। ठीक है? सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, सप्लायर को जब ये पैसे मिलेंगे एडवांस में, सप्लायर ने अभी आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिए नहीं है लेकिन हैज प्रॉमिस्ड टू रेंडर सर्विसेज और ट्रांसफर गुड्स। सप्लायर को जब ये पैसे मिलेंगे सप्लायर उसको क्या शो करेगा? एज अनअर्न्ड इनकम। नाउ व्हाट हैपेंस? एक कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के दरमियान जो मेरे लिए प्रीपेड है एसेट और आपके लिए अनअर्न्ड इनकम है, डेफर्ड इनकम है, लायबिलिटी। तो देखा जाए तो ये भी फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि एक कंपनी के लिए एसेट है, दूसरी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है
कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। क्यों? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। अगर मैं आपको गुड्स सेल करूं क्रेडिट पे, तो मेरा रिसीवेबल बनेगा, और रिसीवेबल से मिलेगा क्या? पैसे। और एन अदर फाइनेंशियल एसेट। लेकिन आप प्रीपेड के अगेंस्ट मुझे क्या देंगे? गुड्स और सर्विसेज। कोई फाइनेंशियल एसेट तो नहीं देंगे ना, तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसके बाद मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट आ जाए, एक अख्तियार आ जाए कि आपसे मैं पैसे या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट ले सकता हूं, तो वो फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन अगर आप मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तो वो फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा। क्लियर है डेफिनेशन? ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। लेट्स से नॉर्मली एक लिस्ट बना के दे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट्स, तो आपने उनको टिक करना हो। क्लियर हो गया? अच्छा। और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स with an other entity under conditions that are potentially favorable to the entity। या हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करेंगे। मैंने आपको मिसाल दी थी डेरिवेटिव की, फॉरवर्ड की, कि मैंने आपसे फॉरेन करेंसी बुक करवाई है। लेट्स अज्यूम डॉलर आपने मुझे 170 रुपए पे $1000 फिक्स कर दिए हैं। 3 महीने बाद मैं आपसे $1000 170 रुपए के हिसाब से बाय करूंगा, और डॉलर हो गया है 175 का, 175 रुपए का। जीता कौन? मैं या आप? मैं, क्योंकि मैंने बुक करवाया 170 का और वो हो गया 175 का। हम दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हम फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज करेंगे। आप मुझे डॉलर्स देंगे, मैं आपको रुपए दूंगा। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज पोटेंशियली फेवरेबल फॉर मी। इसमें मैं जीतने वाला हूं। तो वो 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय $1000, $5000 रुपए मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। और अगर पोटेंशियली अनफेवरेबल होता, मैंने बुक करवाया था 170 का, डॉलर आ जाता 160 का, तो 10 रुपए मुझे आपको देने पड़ते, तो वो मेरे लिए क्या बनती? फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन दैट वुड हैव बीन पोटेंशियली अनफेवरेबल फॉर मी। जब तक वो पोटेंशियली मेरे लिए फेवरेबल है, वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। समझ गए इसकी डेफिनेशंस? अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट इज a contractual obligation to deliver cash or an other financial asset to another entity। वही बात होगी, वहां राइट टू रिसीव था, यहां ऑब्लिगेशन टू डिलीवर है। तो अगर मेरा ट्रेड पेएबल है, मैंने क्या देना है? पैसे देने हैं। लेकिन अगर मेरी अनअर्न्ड इनकम है, तो मैंने क्या देने हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। पैसे नहीं देने। तो अनअर्न्ड इनकम फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया? और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स इंस्ट्रूमेंट्स विथ अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। वही बात, जो डॉलर मैंने 170 में बुक करवाया और 160 का आ गया, तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। यानी इस एक्सचेंज में सिचुएशन मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसको कहा जाता है? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटी। जब इसको पढ़ते हैं तो बड़ा बचकाना सा लगता है कि जो बचपन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो इसने उस लायबिलिटी की उस डेफिनेशन को, उस इक्वेशन को घुमा दिया कि एसेट में से जब लायबिलिटीज माइनस कर दी जाएंगी तो इक्विटी बन जाएगी। वाह, स्लो क्लैप, क्या तो डेफिनेशन बता दी। दर हकीकत इस डेफिनेशन के पीछे कहानी क्या है कि दिस रिप्रेजेंट्स द रेजिडुअल इंटरेस्ट, कि कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है, कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है,
तो पहले उसके एसेट्स में से तमाम लायबिलिटीज पे की जाएंगी, लायबिलिटीज पे करने के बाद जो बाकी रेजिडुअल बच जाएगा उस पे जिसका अख्तियार है वो इक्विटी है। ये इक्वेशन को नहीं घुमा रहा, ये कह रहा है दिस एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज, कि एसेट में से तमाम लायबिलिटी सेटल करने के बाद जो बच जाता है आपका हक उस पे है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हक पहले एसेट्स पे नहीं होता, सबसे आखिर में होता है। और अगर कुछ बचा तो, अगर कुछ भी नहीं बचा तो खाली हाथ जाओ। फेयर वैल्यू किसको कहा जाता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फेयर वैल्यू में दो बातें हो सकती हैं, एक खरीदा कितने पे जा सकता है, दूसरा बेचा कितने पे जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये चीज बिल्कुल कॉमन होती है कि खरीदने का रेट अलग होता है, बेचने का रेट अलग होता है। कंडीशन तो फर्क नहीं पड़ सकता ना भाई, मेरे पास कड़क नोट है, आपके पास मुरझाया हुआ नोट है, नोट तो 5000 का है ना, वैल्यू तो 5000 की रहेगी। आपके पास एक कंपनी के शेयर हैं, आप लाहौर में बैठे हो, मेरे पास एक शेयर है, मैं स्टॉक मार्केट के बराबर में बैठा हूं, तो क्या मेरे शेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? नहीं, खरीदने वाला सोचेगा यहां लाहौर कौन जाएगा, जाना किसने, वहीं बैठे रहो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते, सही है। फेयर वैल्यू दो होती है नॉर्मली, एक जितने में एसेट खरीदा जा सकता है, एक जितने में एसेट बेचा जा सकता है। हम किसको मानेंगे? जितने में एसेट बेचा जा सकता है, एग्जिट प्राइस। सो फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। वुड बी का मकसद हम समझते हैं ना, वो वाला वुड बी नहीं बोल रहा हूं, जो वुड बी नॉर्मली हम बोलते हैं इंग्लिश में, एक होता है विल और एक होता है वुड। तो वुड का मकसद है कि अगर ऑफर किया जाए तो, अगर मैं किसी शेयर्स को, किसी बॉन्ड्स को, किसी फाइनेंशियल एसेट को रीवैल्यू कर रहा हूं, कतन ये ना समझना कि मैं बेचने का इरादा रखता हूं, लेकिन ये कह रहा है दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, कि अगर किसी एसेट को बेचा जाए तो उसको बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, उसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं। नया एसेट खरीदने पे कितने पैसे दिए जाएंगे फेयर वैल्यू नहीं है, एसेट बेचने पे जो पैसे मिलेंगे वो फेयर वैल्यू है। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? एग्जिट प्राइस, एंट्री प्राइस नहीं, एग्जिट प्राइस। और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी, कि अपनी लायबिलिटी मैं अगर किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो वो उसको मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। लायबिलिटी ट्रांसफर करने पे पैसे देने पड़ते हैं, एसेट बेचने पर पैसे मिलते हैं। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मकसद इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बायसनेस क्या होता है कि अगर एसेट अपने किसी को बेचा जाए, दोस्त को बेचा जाए, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की किसी कंपनी को बेचा जाए, तो उसमें थोड़ा कमर्शियल सब्सटेंस की कमी हो सकती है। लेकिन अगर मैं मार्केट में किसी को भी बेचता, इतने में ही बेचता, उसको हम कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। इसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है। क्लियर? खैर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फेयर वैल्यू का मकसद जितने पे एसेट बेचा जाए। IAS 32 makes it clear that the following items are not financial instruments. A, physical assets. कोई भी फिजिकल एसेट फाइनेंशियल एसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन क्या कही? एसेट फॉर वन एंटिटी एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी फॉर अनदर। तो फिजिकल एसेट तो किसी एक का होगा, या मेरा होगा या आपका होगा, तो या मैं रिकॉर्ड करूंगा या आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन मेरा एसेट और आपकी लायबिलिटी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन्वेंट्री उधार पे खरीदी जाए तो एसेट भी मेरा, लायबिलिटी भी मेरी। जो पेएबल है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लेकिन जो इन्वेंट्री है वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ठीक है? इन्वेंट्रीज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लीज्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा, ये कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं बन सकते। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, deferred revenue and most
वारंटी ऑब्लिगेशंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे लिए एसेट होता है और सप्लायर के लिए अनअर्न्ड इनकम होता है, बट देयर इज नो राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को कभी भी फाइनेंशियल एसेट नहीं कहा जाता। वो वाला पार्ट तो मीट कर रहा है, एसेट फॉर वन एंटिटी और लायबिलिटी फॉर अनदर। मेरा प्रीपेड आपकी अनअर्न्ड इनकम होगी ना, ये वाला पार्ट तो मीट कर रहा है। लेकिन दूसरा पार्ट हमें ऊपर क्या पड़ा कि फाइनेंशियल एसेट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। यहां से मुझे कैश नहीं मिलने वाला, यहां से मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिलने वाले हैं, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं कहलाता। अगर मुझे पैसे मिलने होते, जिस तरह रिसीवेबल के केस में होता है, जिस तरह बैंक के केस में होता है, जिस तरह बॉन्ड्स के केस में होता है, तो उसको हम फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। मोस्ट वारंटी ऑब्लिगेशंस, मैंने आपसे अपने पहले दिन पे पूछा था कि नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे हो सकती है, कि मैं कहूं लायबिलिटी है और सामने से उसको क्लेम करने वाला कोई ना हो। तो हमने वर्ड पढ़ा था प्रोविजंस। प्रोविजंस इज अ लायबिलिटी बट ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अनसर्टेन अमाउंट। तो हमने उसमें वाज़ेह किया था कि जो प्रोविजंस होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं। मैं तो लायबिलिटी मानता हूं लेकिन सामने से एसेट मानने वाला कोई नहीं होता। तो वारंटी प्रोविजंस को मैं तो लायबिलिटी मानता हूं लेकिन सामने से क्लेमेंट कभी भी उसको एसेट नहीं मान सकता। Liabilities or assets that are not contractual in nature. Contractual in nature मैंने एग्जांपल इस हवाले से दी थी क्रिप्टो की, कि क्रिप्टो भी देखा जाए तो एक अजीब सी इन्वेंशन है ना, है तो करेंसी लेकिन उसको इशू करने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं है, उसका कोई कोलेटरल नहीं है, उसकी कोई काउंटर पार्टी नहीं है तो करेंसी, उसकी वैल्यू भी है, मे बी उससे कुछ टाइम के बाद गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदे जा सके, मे बी वो वेंडर्स के पास एक्सेप्ट हो जाए। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो कैश की डेफिनेशन मीट करना शुरू कर जाएगी, लेकिन जब तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है वो कैश की डेफिनेशन मीट नहीं कर रही। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसको हम फाइनेंशियल एसेट नहीं बोल सकते। क्रिप्टो करेंसी को हम फाइनेंशियल एसेट नहीं बोल सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कंपनी क्रिप्टो करेंसी खरीदेगी तो वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेगी? IAS 38 इंटेंजिबल एसेट का। एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने अपनी बनाई हुई एक मिसाल की थी। एक एग्जांपल इसके मैंने नीचे लिखी है, ऑन 1st January 2021 Abacus company purchases a debt instrument. Abacus company purchases a debt instrument. तो Abacus क्या हुआ? इन्वेस्टर। अगर होता issues a debt instrument तो Abacus क्या होता? इशुअर, इन्वेस्टी, उसके लिए लायबिलिटी होती, लेकिन इसने परचेज किया है डेट इंस्ट्रूमेंट। रखा किस पे जा सकता है? एमोटाइज्ड कॉस्ट पे, एफईटीओसीआई पे या एफईटीपीएल पे। एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1000, हमने इसकी फेयर वैल्यू पे ही खरीदा है, तो जितनी इसकी कॉस्ट है उतनी ही इसकी फेयर वैल्यू है। रिकॉर्ड किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे, जो कि सेम है इन दिस केस। द डेट इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू टू मैच्योर ऑन 31st December 20x5। कितने साल बाद की बात है? 5 साल। December x1, December x2, x3, x4, x5, 5 साल। The instrument has a principal amount of 1250। पार वैल्यू कितनी है? 1250, और हमने कितने में खरीदा? 1000 में। And the instrument carries fixed interest at 4.72% that is paid annually। Yes, तो 4.72% क्या है? कूपन, जो पार पे अप्लाई हो और फ्रीक्वेंटली पे किया जाए वो हमेशा कूपन होता है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, क्योंकि आज हमने कितने पैसे दिए हैं? 1000, यानी बीडी बैलेंस कितना है? 1000, और 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे? 1250। वो जो प्रीमियम का फर्क है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट ठीक करेगा। अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो उसका फर्क भी कौन ठीक करता? इफेक्टिव इंटरेस्ट। अगर डिस्काउंट होता तो भी इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो हम पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट कौन सा मसले ठीक करने वाला है।
हाउ शुड अबेकस कंपनी अकाउंट फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट ओवर इट्स 5-year टर्म? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना रखोगे? 1000, उस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? 10%। 1000 का 10% बनेगा 100। ये 100 क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट लॉस में एज इंटरेस्ट इनकम। मिलेंगे कितने? 1250 का 4.72%, पार वैल्यू का 4.72%, 59 ये हमें मिलेगा। क्रेडिट किया प्रॉफिट लॉस $100 से, डेबिट किया कैश 59 से, बाकी डिफरेंस रहा 41 का, वो हम डेबिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट के अंदर। तो साल भर बाद हमारा एसेट 1041 पे आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले साल में प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, तो आप बताएंगे प्रॉफिट लॉस में $100 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 1041 पे फाइनेंशियल एसेट दिखाया जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट लगाते हैं, अपने कैलकुलेटर पे टाइप करें 1000 और प्रेस कर दें इक्वल। ठीक है, जब तक दोनों में नहीं आप इक्वल नहीं दबाओगे। मल्टीप्लाई बाय 1.1 माइनस ब्रैकेट में 59, ब्रैकेट ऑफ इक्वल, पहला जवाब आ गया 1041, प्रेस इक्वल 86, प्रेस इक्वल 3 टाइम। ठीक है, 3 साल हो गया, चौथा साल सही है, लास्ट ईयर सही है, राउंड अप देखा जाए 1250। तो हम ये 1000 से 1250 का जो सफर है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट के थ्रू 5 सालों में तय करेंगे। क्लियर हो गया? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किस पे रखा जा सकता है? एफईटी ओसीआर, एनएफई टीपीएल। एफई टीपीएल पर रखने के लिए क्या चाहिए? अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर ट्रेडिंग नहीं करते तो भी एफई टीपीएल पे ही जाएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रिविलेज, इज एन ऑप्शन। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कब एक्सरसाइज करना है? इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे और इररिवोकेबल इलेक्शन है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताता कि कंपनी ने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो हम एफईटीपीएल पे ही लेके जाएंगे। अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे लाना है बेटा तो बताना मुझे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल है। सही? अच्छा, इन February 2008 a company purchased $20,001 listed equity shares at a price of $4 per share। 20,000 शेयर्स खरीदे, ₹4 का एक, 80,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स वर $2,000। इसका क्या करेंगे? डिपेंड करता है, अभी आप रुकेंगे, अभी डिपेंड करता है। अगर एफईटीपीएल होगा तो प्रॉफिट लॉस में, अगर एफईटीओसीआई होगा तो कैपिटलाइज करेंगे। अब तक मेरे सवाल ने क्लियर नहीं किया कि 2000 का क्या करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। एट द ईयर एंड 31 December 2008 these shares were trading at 5.50. A dividend of 20 cents per share was received on 30th September 2008. Show the financial statement extracts at 31st December X8 relating to this investment on the basis that A, the shares were bought for trading। अगर शेयर्स वर बॉट फॉर ट्रेडिंग तो एफईटीओसीआई पे तो आ ही नहीं सकते, कंपनी के पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस में हम क्या लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू गेन। गेन हुआ ना? हमने जब खरीदा था तब 4 का था, साल के आखिर में 5.5 का है, ₹1.5 और हमारे पास शेयर्स हैं 20,000, तो फायदा हुआ 30,000 का। इसको हम डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट में और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट और लॉस में। सही हो गया? डिविडेंड मिला है 20 पैसा, आपके पास शेयर्स कितने हैं?
20,000, और हर शेयर पे अगर 20 पैसा शेयर डिविडेंड मिले तो 4,000। ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस में। इसको डेबिट करेंगे कैश और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट लॉस। यूं समझते जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़े और किराया भी मिले। तो किराया कैश में मिलेगा, वैल्यू एसेट में बढ़ेगी। ये हो गया हमारा पार्ट ए, जब हमने कहा कि ये शेयर्स हमने किसके लिए खरीदे हैं, ट्रेडिंग के लिए। एफईटीपीएल था ना, हाँ, इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगी। तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी, 2000, लेकिन वो एज एन एक्सपेंस जाएगी, तो हमारा नेट अमाउंट जाएगा 32,000। गुड। अच्छा, और इस केस में फाइनेंशियल एसेट किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा, नहीं एफईटीपीएल है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा, 1 लाख। अच्छा, 1 टाइम। दिस इज सिंपली एट द फेयर वैल्यू। सही है, सिंपली एट द फेयर वैल्यू। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000। दूसरा, कंडीशंस फॉर एफईटीओसीआई हैव बीन मेट। अगर एफईटीओसीआई की कंडीशंस मीट हुई है तो ऑफ कोर्स हम इसको रखेंगे एट एफईटीओसीआई। प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फेयर वैल्यू गेन कितना हुआ है। इनिशियली आप अपने फाइनेंशियल एसेट को किस वैल्यू पे शो करेंगे, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू वॉज 80,000 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट वॉज 2,000, तो ये हो गया 82,000 पे। ठीक है, साल के आखिर में इसकी वैल्यू है 110,000, तो डिफरेंस कितना आ गया। इसमें क्या किया जाएगा, अब ध्यान रहे, हम इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले प्लस कर चुके थे 82,000, यानी वहां पे जो हमें गेन हुआ था दैट वाज 30,000। इस केस में हमें गेन होगा 28,000 का। तो ये गेन हम कहां भेजेंगे, ओसीआई में। क्लियर। दूसरा, आपको डिविडेंड मिला है 4,000 का, और ट्रीटमेंट क्या है, एफईटी ओसीआई, तो डिविडेंड कहां जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में। इंस्ट्रूमेंट खुद भले किसी पे भी रखा जाए, ठीक है, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस सूरत में कैपिटलाइज होगी। फाइनेंशियल एसेट इनिशियली किस वैल्यू पे रखा गया था, 80,000 प्लस 2,000, 82,000 पे, लेकिन साल के आखिर में वो किस पे रखा जाएगा, फेयर वैल्यू पे 110,000। यस, गेन, हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखो कि एसेट जब आपने खरीदा था, कब खरीदा था, Feb 28 में, तो तब आपने उसको इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, करेक्ट।
फेयर वैल्यू पे, एंड फेयर वैल्यू वॉज 80,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या सीन बनेगा? कैपिटलाइज होगी, तो 80,000 की फेयर वैल्यू प्लस 2,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपने इनिशियली इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया होगा? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। और साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 110,000। तो 82,000 वाला एसेट अगर 110,000 का हो जाए तो गेन कितना होगा? ठीक है। अच्छा, अब आगे एक क्वेश्चन इसमें मैंने आपको दिया है ऑन द बैक पेज। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो आपके पास है और हेड आउट है। ऑन 1st January 20X1, Tokyo bought 100,000 5% bond. 100,000 par value, 5% coupon for 95,000. हमने कितने का खरीदा? Incurring issue costs of $2,000. Interest is received in arrears. The bond will be redeemed at a premium of 5,960 over the nominal value on 31st December 20X3. The effective rate of interest is 8%. The fair value of the bond was as follows. 110,000 इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू थी 31st December X1 पे, एंड 104,000 इसकी वैल्यू हो गई 31st December X2 पे. Explain with calculations how the bond will have been accounted for over all relevant years if, number one, Tokyo's business model is to hold bonds until the redemption date. अगर टोक्यो अपने बॉन्ड्स को या जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो किस पे रखा जाएगा? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे. अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. बी, टोक्यो's business model is to hold bonds until redemption, but also to sell them if investments with higher returns becomes available. FATO है, तो वैसे तो रखते हैं लेकिन कभी कभी बेच भी देते हैं. C, Tokyo's business model is to trade bonds in short term. FETPL. Assume that Tokyo sold this bond for its fair value on 1st January X2. ठीक है. अच्छा, पहला मुझे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बताए ए पार्ट में, और कंप्लीट 3 साल के लिए. ठीक है, कंप्लीट 3 साल के लिए आप मुझे बताएं कि इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या रहेगी. टेबल बना के दें. अमोर्टाइजेशन इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी. पहला केस है, हमने इसको होल्ड करना है अंटिल रिडेम्पशन डेट. ठीक है. टोक्यो बॉट $100,000. जो अमाउंट इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा हो वो पार, जो परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी हो वो कूपन, फॉर $95,000. हमने कितने में खरीदे हैं? 95,000. इंकरिंग
अ कॉस्ट ऑफ $2000। पहला हम डिसाइड करते हैं इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियली हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को किस वैल्यू पे शो करते हैं? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अनलेस इन केस ऑफ FVTPL। यानी अगर आप इसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट FVTOCI पे रखें तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस हो जाएगी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट अनलेस कैरिड एट FVTPL। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगा तो उसकी फेयर वैल्यू होगी 95,000 और कॉस्ट होगी 2,000। हम उसको स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 97,000। अगर FVTOCI है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 97,000। अगर कि यह है FVTPL तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा फेयर वैल्यू और उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें प्लस नहीं की जाएगी, ये प्रॉफिट लॉस में चार्ज हो जाएगी। पहला पार्ट इसने बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल इनको मैच्योरिटी तक या रिडेम्पशन तक होल्ड करने का है, तो ए पार्ट में हम उसको रखेंगे एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में फाइनेंशियल एसेट का ब्रॉट डाउन बैलेंस, उस पर लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट, माइनस करेंगे जो कूपन मिलेगा और आखिर में जो सीडी बच जाएगा। पहला हमारा साल खत्म होगा 31 दिसंबर X1 पे, इस साल की शुरुआत में हमने एसेट को रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? 97,000 पे। और इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा BD बैलेंस पे लगाया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस पे लगाया जाएगा। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बताया गया है? 8%। तो 97,000 का 8% 7760। कूपन कितना मिलेगा? पार वैल्यू है 100,000 और कूपन इंटरेस्ट है 5% एंड कूपन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन पार। तो पहला साल डेबिट करेंगे कैश 5,000, डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 2,260 से, क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम 7,760 से। प्रॉफिट लॉस में 7,760 जाएगा और फाइनेंशियल एसेट 2,260 रुपए बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा? 2,760 से बढ़ेगा और ये बढ़ जाएगा 99,760। दूसरा साल 20X2 एसेट हमारे पास ओपन होगा 99,760 पे, क्योंकि हमारा एक साल का इंटरेस्ट इसमें ड्यू हो चुका है। अब उस पर कंपाउंडिंग होगी 8%। सही। और कूपन कितना मिलेगा? वो 5,000 ही रहेगा। क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम 7,981, डेबिट करेंगे कैश
5000 डेबिट करेंगे फाइनेंशियल से 2981 से पहुंच जाएगा 1,02,741। लास्ट ईयर 20x3 ओपनिंग बैलेंस 1,02,741। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 8%। 8,219। कैश मिलेगा 5,000 डेबिट कैश, क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम 3,219 ऐड हो जाएंगे फाइनेंशियल एसेट में 960। और इसका प्रीमियम कितना था 5,960। तो लाख रुपए का नॉमिनल पार फेस या लीगल वैल्यू, उस पे 5,960 का प्रीमियम हमें ये मिलेंगे। अब जब हम इसको रिडीम करवाने जाएंगे तो डेबिट करेंगे कैश 1,05,960, क्रेडिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट 1,05,960। आखिरी साल को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ठीक है, क्या गलती की थी? प्रीमियम ऐड कर दिया था ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जगह पे, तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया था 95,000 प्लस 960। उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओपनिंग इनिशियल वैल्यू सही थी, इनिशियल वैल्यू सही थी, और आपने कूपन लगा दिया था 95,000 फेयर वैल्यू पे लगाया था। रियलाइज हुआ इंटरेस्ट कूपन हमेशा पार पे लगेगा। ठीक है, नूर आपकी तरफ से गलती फेयर वैल्यू में 100,000 पे आपने लगा दिया था, यानी ओपनिंग बैलेंस आपने 100,000 लिख दिया था। ठीक है, हमें कॉस्ट या फेयर वैल्यू, नॉर्मली फेयर वैल्यू लेनी है, लेकिन अगर नहीं गिवन तो हम कॉस्ट को ही फेयर वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो हमने ओपनिंग बैलेंस ही गलत दिया, बाकी इफेक्टिव और कूपन ठीक रखा था। सही है, कूपन आपने नहीं लगाया था, 95,000 पे लगाया था। ठीक है, बाकी इनिशियल मेजरमेंट ठीक थी, ओवरऑल ठीक था, विदाउट आपका पूरा ठीक था। सही है, पूरा ठीक था, कैपिटलाइज नहीं की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है कि बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड बॉन्ड्स अंटिल रिडेम्पशन बट मे ऑल्सो सेल इफ एनी इन्वेस्टमेंट विद हायर रिटर्न्स बिकम अवेलेबल। यानी हमारी नीयत में खलल आ सकता है। वैसे तो हम होल्ड करते हैं, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न ऑफर करेगी तो उसको निकाल के उसमें डाल देंगे पैसे। तो हम उसको किस पे रखेंगे? एफईटी ओसीआई। अगर एफईटी ओसीआई पे है तो इनिशियली कितने में मेजर होगा? 97 पे। ठीक है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 97,000। इस पे लगाएंगे 8% इफेक्टिव इंटरेस्ट, लेकिन इस पे नहीं लगाना। पहला साल तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप यहां से कॉपी पेस्ट करो। याद रहे, एफईटी ओसीआई बनाने के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना लाजिम है, उसके बगैर काम नहीं होगा। तो इंटरेस्ट आएगा 7,760, कूपन मिलेगा 5,000 का। हमारे हिसाब से सीडी बैलेंस बचा 99,760 का, लेकिन फेयर वैल्यू है 110,000, जिसकी वजह से गेन हो रहा है 10,240। जो पहले वाली एंट्रीज थी वो तो एज इट इज होंगी। क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम 7,760, डेबिट कैश 5,000, डेबिट फाइनेंशियल एसेट 2,760।
लेकिन उसके बाद हम उसको रिवैल्यू करेंगे, उसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, जो कि पहले साल हुआ है 10,240 का। डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 10,240 से, क्रेडिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 10,240 से। ये एक्स्ट्रा एंट्री है जो इस केस में पास नहीं होती, इस केस में पास होगी। अब एसेट का बीडी बैलेंस कितना हो गया? और इंटरेस्ट कितना होगा इफेक्टिव? सही है, गलती नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो इस पे 8% लगा के बैठ जाओ। इस पे 8% लगाने का कोई जवाब नहीं है। हम यहीं से उठाएंगे 7,981, 5,000 का कूपन। सेम एंट्रीज होंगी, डेबिट कैश, डेबिट फाइनेंशियल एसेट 2,981 और क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम 7,981। डिफरेंस आ गया 1,0981। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1,04,000। आपके पास लॉस है 8,000। बाकी एंट्रीज एज इट इज होंगी, लेकिन ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा होगी जिसमें हम डेबिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय 8,981 एंड क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 8,981। लास्ट ईयर एसेट खुलेगा 1,04,000 पे और इंटरेस्ट लगाया जाएगा 3D बैलेंस और फेयर वैल्यू बताई गई नहीं है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैंने क्या बताया? आखिर में बॉन्ड आके अपनी रिडेम्पशन वैल्यू पे बैठ जाएगा, याद है? और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 105। लॉस 1250। इन तीनों को प्लस माइनस करें, ये हमेशा होगा कि बॉन्ड्स के एफईटी ओसीआई पे अगर आप उसको होल्ड कर गए तो फेयर वैल्यू का गेन आपको कुछ भी नहीं करेगा, फेयर वैल्यू का लॉस आपको कुछ भी नहीं करेगा। ये वक्ती होगा, जब तक रिडेम्पशन होगी, मेच्योरिटी होगी, जब तक बॉन्ड खत्म नहीं होगा ये उछाले मारेगा, फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, लेकिन बाय द एंड सेम हो जाएगा। अगर हम कभी भी आके बॉन्ड्स को बेच देते थे, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, जब भी कभी अगर हम बॉन्ड्स को बेचते थे तो जितना ओसीआई में गेन या लॉस पड़ा रहता उसको उठा के पीएनएल में भेजते, क्योंकि ये कौन सा एफईटी ओसीआई है? ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स का एफईटी ओसीआई है। डेट इंस्ट्रूमेंट का एफईटी ओसीआई रिसाइकलेबल होता है, ठीक है? सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का एफईटी ओसीआई रिसाइकलेबल नहीं होता। खैर, अब आते हैं सी में इसने कहा हमारा बिजनेस मॉडल बेचने का ही है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। एफईटीपीएल किस वैल्यू पे रखते हैं आप इसको? आपके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में जाएगी, क्योंकि एफईटीपीएल है। इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट का सीन नहीं किया जाएगा, सिर्फ देखेंगे कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है पहले साल के आखिर में? 1,10,000।
वो बॉन्ड जो आपने 95,000 का खरीदा था अब 1,10,000 का हो गया, आपको 15,000 का प्रॉफिट मुबारक हो। ये प्रॉफिट गिर जाएगा कहां? प्रॉफिट और लॉस में। अगले साल की शुरुआत बॉन्ड अपनी फेयर वैल्यू पे ही रहेगा। अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये 1,04,000 पे आ जाता और 6,000 का नुकसान हो जाता। लेकिन यहां पे कह रहा है अज्यूम दैट टोक्यो सोल्ड दिस बॉन्ड्स फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2022। यहां पे हमने बॉन्ड को बेच दिया। तो प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाएगा? एक तो प्रॉफिट लॉस में गया ये गेन या लॉस, यानी हमने एक भेजा फेयर वैल्यू गेन 20x1 के प्रॉफिट और लॉस में, जो कि गेन हुआ था 15,000 का। दूसरा हमने उस साल जिस साल खरीदा उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2,000, उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते थे, वो मैंने एक्सपेंस आउट कर दी। बात आती है कि जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा उसका क्या किया जाएगा। जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट की बातें नहीं की जाएंगी। 5,000 तो मिलेंगे ना, तो डेबिट कैश करेंगे, क्रेडिट प्रॉफिट लॉस करेंगे। अब के बाद प्रॉफिट लॉस में जाएगी इंटरेस्ट इनकम 5,000। तो प्रॉफिट लॉस में टोटल कितना गया? 18,000। और हमने इसको कल ही बेच दिया 1 जनवरी 2012 पे, सही है। उसकी वैल्यू कितनी थी? 1,10,000 और बेचा भी कितने पे? 1,10,000 पे। डिस्पोजल पे कोई गेन या लॉस नहीं हुआ। क्या पहली तारीख को कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो हम सिंपली डेबिट कर देंगे कैश 1,10,000, क्रेडिट कर देंगे फाइनेंशियल एसेट 1,10,000। दूसरे साल में X2 में इसका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर होल्ड करते थे तो इंटरेस्ट भी जाता 5,000 का और 6,000 का लॉस भी जाता, फेयर वैल्यू लॉस, क्योंकि 1,10,000 वाली चीज 1,04,000 पे आ चुकी थी। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट हमने कर लिया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की 3 पॉसिबिलिटीज, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की 2 पॉसिबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में अब हमारी पोजीशन ऑफ कोर्स इन्वेस्टर की नहीं है, अब हमारी पोजीशन इन्वेस्टी की है। हम अपने बॉन्ड्स इशू करें, लोन नोट्स इशू करें, डिबेंचर्स इशू करें, तो उन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को हम किस वैल्यू पे रख सकते हैं। पहला पार्ट इनिशियल मेजरमेंट। एसेट की इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और हमने यह भी देख लिया कि फाइनेंशियल एसेट किन किन चीजों पे मेजरमेंट बेसिस पे रखा जा सकता है। लायबिलिटी 2 में से किसी एक बेस पे रखी जा सकती है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एंड एफईटीपीएल। और एफईटी ओसीआई का इसमें ऑप्शन नहीं है। बाज लोग कंफ्यूज होते हैं लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे होती है। लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है। अगर आपका दिमाग ट्रेड पेएबल्स की हद तक लिमिटेड है तो फेयर वैल्यू नहीं होगी। अगर आपका दिमाग बैंक लोन की हद तक लिमिटेड है तो फेयर वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उनकी फेयर वैल्यू होती है। या हमारी सेहत पे भी असर डालने के लिए फॉरेन करेंसी लोन भी हो सकता है कि हम हैं तो पाकिस्तान में बैठे हुए और हमने लोन लिया है रियाल में। जितना रियाल पे रुपये का रेट बढ़ता जाएगा उतनी हमारी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितना रुपये स्ट्रेंथन होता जाएगा उतनी हमारी लायबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन तो रुपयों में है ना। तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो बैंक लोन है या ऐसे 1-to-1 नॉन ट्रेडेबल लायबिलिटीज है, उनकी फेयर वैल्यू आपको असर नहीं कर सकती। लायबिलिटी को इनिशियली फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। सो इनिशियल मेजरमेंट, दिस विल बी रिकॉर्डेड एट एसेट की फेयर वैल्यू वो होती है जितने में एसेट बेचा जा सकता है। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू वो होती है जितने में लायबिलिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। लायबिलिटी के दो हल हो सकते हैं, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। सेटल करने का मकसद है कि मैं पैसे देके बोलो भाई खुदा हाफिज, लेकिन मैं यहां पे सेटल नहीं करूंगा, मैं ट्रांसफर करूंगा। यूं समझ ले कि मैंने कर्जा आपसे लिया है, मैंने आपको देने हैं, और ये कर्जा मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं कि ये आप उसको दे देना। मिसाल, डिसमेंटलिंग है। आज से 6 साल के बाद मुझे एक प्लांट को डिसमेंटल करना है और साइट को रिस्टोर करना है, और ये बिलफर्ज मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है, मुझे करना है। वैसे तो मुझे करना है, लेकिन अगर मैं किसी ठेकेदार को इन्वॉल्व कर दूं कि मेरे ब्याज पे आज से 6 साल के बाद ये काम आप कर देना, मेरी लायबिलिटी सेटल नहीं हो रही है, लेकिन मैं अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं उस ठेकेदार को कि 6 साल के बाद आपने इस प्लान को डिसमेंटल करके साइट को रिस्टोर करके देना है, बोलो कितने पैसे लोगे। और वो मुझे जितने पैसे मुझसे लेगा या ले सकता है, सो द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। देखो, लायबिलिटी सेटल करने पे ना हमेशा पेनल्टी होती है। मिसाल, आप बैंक से 60 लाख रुपए का कर्जा लें 5 सालों के लिए, और दूसरे साल के आखिर में बैंक को कहेंगे भाई मेरे पास पैसे हो गए वापस ले लो, तो बैंक के आपको फूलों के हार पड़ाएंगी। क्या जुबान में कितने पक्के हो, 5 साल बोल के 2 साल में पैसे दे रहे हो, क्या होगा? बैंक खुश होगा? क्या सोच के आए थे? खुश होगा बहुत। फिर बैंक मारेगी पेनल्टी, क्योंकि बैंक ने आपको खौफ के मारे पैसे नहीं दिए थे और खुश हो गया, अल्लाह का शुक्र आ गया। अगर खौफ था ना, देता ही नहीं बैंक। बैंक ने शौक में पैसे दिए थे, इंटरेस्ट के मकसद से। वो कमा रहा था बड़े सुकून से। ये तो यूं समझ लो कि आप किसी को मकान किराए पे दो 3 साल के लिए, वो 6 महीने के बाद बोले खाली कर रहा हूं, क्या होगा? बहुत खुश हो गए। आप भी तो बोलोगे क्या हो गया यार, तुम्हारे चक्कर में मैंने कलर वलर करवाया, कमीशन दी मैंने एजेंट को 1 महीने की, तुम 6 महीने में भाग रहे हो। जाने देंगे क्या? ऐसे नहीं जाने देंगे। वैसे ही बैंक को अगर पैसे देके बोलोगे बहुत शुक्रिया सर, आपने मजबूरी में मेरी मदद की, बोलेगा शुक्रिया नहीं, पेनल्टी दो। मैं लायबिलिटी को सेटल करने की बात नहीं कर रहा, मैं लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं। हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे, और इसमें से माइनस करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एसेट के केस में क्या करते थे? प्लस। भाई देखो एक बात सुनो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है क्या? कॉस्ट है ना। कॉस्ट की फितरत क्या है? डेबिट होना। अब वो कहे कि भाई आपके हाथ में हो, चाहो तो मुझे प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दो, या मुझे एसेट में डेबिट कर दो, या मुझे लायबिलिटी में डेबिट कर दो, लेकिन करना डेबिट है। अगर प्रॉफिट लॉस में डेबिट करूं तो एक्सपेंस, एसेट में डेबिट करूं तो एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन लायबिलिटी को डेबिट करूं तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैंने उसको लिख दिया लेस, करना मुझे डेबिट है। तो अगर मैं बॉन्ड इशू करता हूं
तो बॉन्ड्स की बेसिकली इशुएंस कॉस्ट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, उनसे मुझे परमिशन लेनी होती है, कंप्लायंस करनी होती है, कुछ गिरवी करवाना होता है, किसी आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व करना होता है, अंडर राइटिंग करनी पड़ती है किसी बैंक के थ्रू, और बॉन्ड्स की प्रिंटिंग कॉस्ट होती है। सादा कागज पे कंट्रोल पी तो नहीं मार सकता ना, कि इन्वेस्टर भी घर में कंट्रोल पी मार के बोले ये भी बॉन्ड्स तो नहीं से लिए थे। करेंसी की जिस तरह सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं नोट के, उसी तरीके से बॉन्ड के भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। सही है? ये उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। ब्रोकर को इन्वॉल्व किया, लीगल चार्जेस पे किए, बैंक्स को कमीशन पे की, वो तमाम खर्चा जो आप बॉन्ड्स इशू करने में या बॉन्ड्स या लोन नोट्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करने में बेयर करते हैं, वो कॉस्ट आपने लायबिलिटी में से माइनस कर देनी है। भाई देखो डेबिट तो करना है ना, एसेट तो है नहीं कि मैं कैपिटलाइज कर लूं। बातें रहती है दो, या तो लायबिलिटी में डेबिट करो या प्रॉफिट लॉस में डेबिट करो। अगर प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया तो पहला साल रहेगा, बोलेगा क्या सारा फायदा मैं ले रहा हूं एसेट का, पैसों का, सारे पैसे मुझे दे जाओगे। बोले तुम बात कैसे करो, नाराज क्यों हो रहे हो? बोले सारा खर्चा मुझे क्यों दे रहे हो? हम कह रहे बात तो ये सही कह रहा बेचारा। अच्छा सॉरी गलती हो गई। हम क्या करते हैं, इसको डेबिट प्रॉफिट लॉस में नहीं करते बल्कि डेबिट करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी में से डेबिट करते लायबिलिटी उल्टा कम हो गई। अब गेम क्या होगा, अगर मैंने लिए हैं करोड़ रुपए और वापस भी देने हैं 1 करोड़ रुपए, तो जितना कूपन उतना इफेक्टिव, बीडीबी करोड़ सीडीबी करोड़। लेकिन अगर मैंने इसको इश्यू करने में 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर की है, तो मेरी लायबिलिटी का बीडी बैलेंस हो जाएगा 94 लाख रुपीस। अब मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट को दावत देनी पड़ेगी कि जानी ये मसला सेट करके दे। वो जानी आएगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट थोड़ा कूपन से ज्यादा लगेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट को भी चार्ज करेगा 5 सालों में, और जो 6 लाख की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी हर साल मेरी लायबिलिटी में बढ़ाता जाएगा। लेट्स अज्यूम मुझे 3 साल के बाद करोड़ रुपए वापस करने हैं। गलत कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, अगर उसको इंटरेस्ट पे करूंगा 10 लाख रुपए हर साल, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट दिखाऊंगा 12 लाख। लायबिलिटी में मैं इंटरेस्ट दिखाता हूं 12 लाख, यानी डेबिट करूंगा फाइनेंस कॉस्ट 12 लाख, क्रेडिट करूंगा कैश 10 लाख, और क्रेडिट करूंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 लाख। लायबिलिटी हो जाएगी 96 लाख पे। दूसरी बार करूंगा 98 लाख पे, तीसरी बार करूंगा 1 करोड़ पे। यहां बोलेगा सब ओके, हम बोलेंगे ओके की रिपोर्ट है, हो जाओ। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट ऐसे सिंपल पे नहीं लगता। समझाने का यह मकसद है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या करेगा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो करेगा मैं ठीक कर रहा हूं, IRR। अगेन बीडी और सीडी में फर्क कैसे आ सकता है? फेयर वैल्यू की वजह से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, डिस्काउंट पे इशू किए हैं बॉन्ड्स, रिडीम पार पे करेंगे, इशू पार पे किए हैं, रिडीम प्रीमियम पे करेंगे। तो जब भी बीडी और सीडी के दरमियान फर्क आएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट सब ठीक कर देगा। इस केस में हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया फेयर वैल्यू पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर दी इसमें से माइनस। अनलेस रिकॉर्डेड एट FVTPL। अगर के लायबिलिटी FVTPL पे रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बोलेंगे बेटा तुम जाओ प्रॉफिट लॉस में, और हम हर साल अपनी लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इजी। पूछा यह जाएगा कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, सिलेबस में नहीं है, सामने बैठे तो बिठा देना, नहीं तो छोड़ देना। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? मैंने आपको मिसाल दी थी डेरिवेटिव की,
कि मैंने डॉलर 170 रुपए में फिक्स करवा दिया, एक महीने के बाद डॉलर 160 पे आ गया, $10,000 का गेम है और जो कि हम हार रहे हैं। अभी तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये 3 या 6 महीने के बाद पता चलेगा, जब का सेटलमेंट डेट है। मैंने उसको कहा कि आज से 6 महीने के बाद मैं आपसे $10,000 170 रुपए फी डॉलर के हिसाब से खरीदूंगा। उसने बोला मंजूर है। अगर के डॉलर महंगा हो गया तो वो मुझे पैसे देगा, पोटेंशियली फेवरेबल। अगर के डॉलर नीचे आ गया तो मैंने उसको पैसे देने हैं, दिस इज पोटेंशियली अनफेवरेबल एंड दिस इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। और जितना डॉलर गिरता जाएगा उतना अनफेवरेबल होता जाएगा, उतना ज्यादा मुझे पैसे जेब से भर के देने पड़ेंगे। तो अगर ये डेरिवेटिव करने के फौरन महीने बाद 2 महीने बाद मेरा ईयर एंड हो गया, मिसाल मैंने मई में करना है, जून में क्लोजिंग है, अप्रैल में करना है, जून में क्लोजिंग है, जून को मुझे तो स्टेटमेंट्स बनानी थी। पूछा यह गया कि क्या लायबिलिटी ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म है, सट्टे की तरह है, स्पेकुलेशन की तरह है, और मैंने कह दिया यस। तो आपने लायबिलिटी को किस पे रखना है? एफईटीपीएल पे। अगर आपने कहा कि ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो ये जाएगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, लेकिन फिर भी आपके पास फेयर वैल्यू ऑप्शन है, जो कि अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आप लायबिलिटी को एफईटीपीएल पे रख सकते हैं। होता यह है कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू के पीछे 2 मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन। आपकी लायबिलिटी फिक्स रेट पर है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो आपकी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पे। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं आपको पैसे देने में, लेट्स से आपकी कंपनी की रेटिंग AAA+ है, यानी बिल्कुल साउंड कंपनी है, नेस्ले की तरह, यूनिलीवर की तरह, एंग्रो की तरह, पैसे देने वाला डरेगा नहीं। बैंक्स की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज उनको रेटिंग्स देती हैं। तो आपकी कंपनी का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, इन्वेस्टर कम पैसों पे भी आपके पास सेटिस्फाइड रहेगा, खुश रहेगा, देगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आना शुरू हो जाए, कुछ पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करने शुरू हो जाए, उसके लिक्विडिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, आप स्टाफ को सैलरीज नहीं दे रहे हैं, अपनी यूटिलिटीज नहीं दे रहे हैं, सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं हो रही है, या किसी एक आध इंटरेस्ट में आप डिफॉल्ट कर चुके हो, इंटरेस्ट आपने टाइम पे नहीं पे किया था, इससे क्या होता है कि कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस में आती हैं। अगर आपकी कंपनी के क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है तो भी आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ने से मेरा मकसद है आपको ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। IFRS 9 ये कहता है कि देखा जाएगा ये फेयर वैल्यू जो चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ है। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की वजह से हुआ है तो गेन्स एंड लॉसेस OCI में जाएंगे, अगर बाकी किसी फैक्टर्स की वजह से हुआ है तो P&L में जाएंगे। तो ये FETPL प्योरली FETPL नहीं है, इसका कुछ हिस्सा OCI में जाएगा जो कि क्रेडिट रेटिंग की वजह से होगा, और कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस में जाएगा जो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा था, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने दिमाग में बिठाना है कि लायबिलिटी को FETPL पे रख सकते हैं, जबकि एग्जाम में आपको सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ही दे सकता है, बाकी नहीं देगा। क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ बिल्कुल जो अभी सवाल किया था उसके बॉटम पे देख लें।
इनफेक्ट सबसे पहला इसके ऊपर टॉप वाला देख लें, फाइनेंशियल लायबिलिटी गैलेक्सी कंपनी, ठीक है, इसी की टॉप पे गैलेक्सी कंपनी इश्यूज अ बॉन्ड for 503,778 on 1st January X2. No interest is payable on the bond. इसको हम कहते हैं जीरो कूपन या जीरो रेटेड बॉन्ड्स। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कंपनी इंटरेस्ट ना दे। कूपन नहीं देगी लेकिन कंपाउंड जरूर देगी, नहीं तो इन्वेस्टर बेवकूफ थोड़ी है कि पैसे देगा कंपनी को। बट इट विल बी हेल्ड टू मैच्योरिटी एंड रिडीम्ड ऑन 31st December X4। कितने साल बाद? 3 साल, जनवरी X2 से दिसंबर X2, X3, X4 फॉर $600,000 और ये 3 साल के बाद 6 लाख रुपए पे रिडीमेबल है। द बॉन्ड हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एट FVTPL। मैंने कहा था डेजिग्नेट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू ऑप्शन है। अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो FVTPL पे जाता, लेकिन कह रहा है कि उसको डेजिग्नेट नहीं किया, और क्योंकि हेल्ड टिल मैच्योरिटी है तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग तो है नहीं, ठीक है, तो खुद से तो FVTPL पे जा नहीं सकता, भेज रहा ये है नहीं। द इफेक्टिव रेट इज 6%। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का BD बैलेंस 503,778। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, अगर कोई इश्यूएंस कॉस्ट होती तो हम इसमें से लेस करते हैं। सिंपली कंपाउंडिंग की जाएगी। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो 5,03,778 का 6% कितना बनेगा? 30,227। कूपन कितना है? 0। और ये इसमें सिंपली जमा हो जाएगा 5,34,000। तो पहले साल हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 30,227, क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। यू दूसरा साल कंपाउंड करें और सीडी बैलेंस बताएं। 66,000, ठीक है। लास्ट कंपाउंडिंग करें, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट ने ये जो डीप डिस्काउंट वाला पार्ट था, इसको हम कहते हैं डीप डिस्काउंट, कि 6 लाख वाली चीज मैंने 5,03,778 में दे दी और उस पर 3 सालों का इंटरेस्ट कंपाउंड कर दिया। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देख लें। A company issues 6% loan notes with a nominal value of $200,000। नॉमिनल वैल्यू यानी इसकी फेस वैल्यू 2 लाख है, और 6% लोन नोट्स यानी 6% क्या है? कूपन। जो भी इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा होगा वो कूपन होगा। दे आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट, यानी है तो 2 लाख के, लेकिन कंपनी ने इसमें 5% डिस्काउंट इशू किया है, तो आज कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 190 एंड 1,700 ऑफ इशू कॉस्ट वर इनकर्ड। 1,700 की इशू कॉस्ट आई है, तो आज बॉन्ड्स को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? यस, माइनस करेंगे 1,88,300, क्योंकि लायबिलिटी है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो क्योंकि 5% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो ये हो गया 1,90,000, और 1,90,000 में से हमने माइनस की ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1,700। द लोन्स विल बी रीपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 2 लाख की पार है उसके भी प्रीमियम पे इशू होगा 2,20,000। अब बीडी बैलेंस है 1,88,300 और सीडी बैलेंस है 2,20,000। फेयर वैल्यू की वजह से फर्क है, सॉरी डिस्काउंट की वजह से फर्क है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से फर्क है, और प्रीमियम की वजह से फर्क है। मसला हल कौन करेगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years
द इफेक्टिव इंटरेस्ट इज 10%। हम इस पे लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट 18,830। ये डेबिट होगा फाइनेंस कॉस्ट में। कूपन कितना देना है? 6%, यानी 2 लाख का 6%, 12,000। और सीडी 6,600 बढ़ जाएगा इसमें, 1,95,130। डेबिट फाइनेंस कॉस्ट 18,830, क्रेडिट कैश 12,000, क्रेडिट फाइनेंशियल लायबिलिटी 6,830। दूसरा साल अब 7,513 कंपाउंड हो जाएंगे, 2 लाख 202,643। अब इसका 10% 20,264, 2,10,900। राउंड अप करें तो 2 रुपए का फर्क है, कितना? 3 रुपए का, सही है। तो ये 220 पे पहुंच जाएगा। और इफेक्टिव इंटरेस्ट ने फिर मसला हल कर दिया, हमारी फाइनेंस कॉस्ट को बढ़ा के ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी डिवाइड कर दिया 4 साल के ऊपर, डिस्काउंट को भी डिवाइड कर दिया 4 साल के ऊपर, प्रीमियम को भी डिवाइड कर दिया 4 साल के ऊपर, और चौथे साल के आखिर में हमारे ऊपर कर्जा 2,20,000 का होगा जो हम पे करेंगे। तो डेबिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी 220 से, क्रेडिट करेंगे कैश 220 से। See you next class. Thank you.